हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS थ्री का सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग CSS थ्री फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरा CSS थ्री का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग CSS का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग इससे पहले HTML पढ़ लिया। तो HTML में क्या होता था कि आप HTML यूज करके कोई भी आप एप्लीकेशन बनाते थे तो उसका आप स्ट्रक्चर बनाते थे। लेकिन आपको अगर उस स्ट्रक्चर का स्टाइलिंग करना है, डिजाइनिंग करना है, तो हम लोग CSS यूज करते हैं। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखनी है कि CSS आप HTML के अंदर में ही यूज कर सकते हो। क्लियर है? कहने का मतलब कि अगर आपको CSS यूज करनी है तो उससे पहले आपको HTML आना चाहिए, क्योंकि हम HTML के थ्रू स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, लेकिन उसका जब स्टाइलिंग करनी होती है तो हम CSS से करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखा होगा, तो उस एप्लीकेशन का जो डिजाइनिंग पार्ट होता है या फिर कोई आप वेबसाइट बना रहे हो, उस वेबसाइट का डिजाइनिंग पार्ट होता है, वो हम CSS से करते हैं। तो आइए देखते हैं CSS क्या होता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ये मेरा CSS का फर्स्ट लेक्चर है। तो CSS का स्टैंड फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हम लोग CSS का लेटेस्ट वर्जन 3 पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आपका बहुत सारे न्यू फीचर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखनी है कि आप CSS HTML के अंदर में अप्लाई करोगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले HTML आना जरूरी है। तो आप HTML का मैंने वीडियो बना दिया है, आप वहां से HTML अच्छे से पढ़ सकते हो, फुल डिटेल्स में बता दिया है। क्योंकि हम CSS के थ्रू स्टाइलिंग शीट बनाते हैं, ठीक है, मतलब स्टाइलिंग करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। अब अब ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग CSS क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो CSS पढ़ने का मेन रीजन है कि अगर आप CSS पढ़ते हो तो सबसे पहली बात कि जो HTML का टैग होता है उसको आप स्टाइलिंग कर सकते हो। पहला रीजन है CSS पढ़ने का कि अगर आपको CSS आती है तो ही आप HTML टैग के स्टाइलिंग कर सकते हो। दूसरा, जो कि आपका CSS थ्री में न्यू फीचर्स आया है कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको CSS थ्री आता है तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है? मान के चलो कि आपने कोई एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे बनाया, तो आपको पता है कि डेस्कटॉप का साइज बड़ा होता है, बट उसी एप्लीकेशन को आप मोबाइल में चलाना चाहते हो या फिर टैबलेट टैबलेट में चलाना चाहते हो। ठीक है, तो मोबाइल का जो साइज होता है वो तो बहुत छोटा होता है। तो आप यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो जो भी आपने एप्लीकेशन बनाया डेस्कटॉप पे, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में एडजस्ट हो जाना चाहिए। उसका विड्थ, हाइट और जो भी डिजाइनिंग का पार्ट है, स्टाइलिंग, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मीन्स क्या हुआ कि अगर मान लो कि इतना बड़ा दिख रहा है, ये तो अब लैपटॉप पे आपने बनाया, लेकिन इसको जब मैं मोबाइल के साइज में करूंगा, छोटा करूंगा, तो भी मेरा कोई भी कंपोनेंट मिस नहीं होनी चाहिए और इसका स्टाइलिंग भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो ये आपका फीचर्स CSS थ्री में आ चुका है। नेक्स्ट आपका है कि आप एनिमेशन बना सकते हो। अगर आपका कोई वेब पेजेस है, उसका आप एनिमेशन बना सकते हो। एनिमेशन का मीनिंग सबको पता होता है। जैसे हमने बचपन में शक्तिमान देखा था, जो वहां पर शक्तिमान जो फ्लाई करता है, उड़ता है, वो आपका एनिमेशन था। तो आप CSS थ्री से आप एनिमेशन बनाओगे। फिर नेक्स्ट है कि आप 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन HTML का कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान के चलो कि आप HTML के अंदर में जो आप हेड लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, उसको आप रोटेट कर सकते हो। उसको 2D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में रोटेट कर सकते हो। उसके बाद ये सब मेन यूज है कि आप जो जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उस वेबसाइट का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको आप फास्ट कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स आपका CSS थ्री में आ चुका है कि आप जब एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो उसका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे आप फास्ट कर सकते हो। तो फास्ट कैसे होता है? मान के चलो कि आपने यहाँ पे 3 पेजेस बनाया। मान लो कि मैंने A पेज, B पेज और C पेज 3 पेजेस बनाया। एक और पेज D पेज, मैंने 4 पेजेस बनाया। ये 3 पेज में आपका HTML का कोड रहेगा। A B C पेज में आपका HTML का कोड रहेगा और D पेज में मैंने सिर्फ CSS का कोड लिखा।
जो कि इसमें मैंने सिर्फ स्टाइलिंग किया। अब मैं चाहता हूँ कि ए, बी, सी का जो भी आपने एचटीएमएल का कोड लिखा था, उसको आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस पेज को एक्सेस करके स्टाइलिंग कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम बचता है। अगर मान के चलो कि आपने इस पेजेस में सीएसएस का कोड नहीं लिखा, तो आपको स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता कि आपको ए पेज के अंदर में स्टाइलिंग करना पड़ता, फिर बी के अंदर में स्टाइलिंग करना पड़ता, वैसे ही सी के अंदर में स्टाइलिंग करना पड़ता। अगर मान के चलो कि आपको चेंजेस करनी है, तो तीनों में चेंजेस करना पड़ता। क्लियर है? तो सीएसएस यूज़ करने से यहाँ पर प्रोसेस कैसे फास्ट होता है कि अगर मान लो कि तीनों में चेंजेस करनी है, तो आपने सिर्फ डी पेज में आपने चेंजेस किया, ऑटोमेटिक सब में चेंजेस हो जाएगा। ये इससे आपका जो प्रोसेस का है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, फास्ट हो जाता है। अब ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको सीएसएस पढ़नी है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपको सीएसएस एडिटर होनी चाहिए आपके पास, उसके बाद ब्राउज़र होनी चाहिए। सीएसएस एडिटर के अंदर में आपको क्या-क्या होनी चाहिए, तो ये आप यहाँ पर जो भी मैंने आपको एचटीएमएल एडिटर के बारे में बताया था, वही सेम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड, सबलाइम, वीएस कोड, इक्लिप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये आपका सीएसएस एडिटर है। यही एडिटर मैंने एचटीएमएल के टाइम में बताया था। तो इसमें से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हो। मान लो कि नोटपैड यूज़ करनी है, नोटपैड यूज़ करो, नोट प्लस प्लस यूज़ करनी है, प्लस प्लस यूज़ करो। और ये आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक मिल जाता है, नोटपैड और ये नोटपैड प्लस प्लस। अगर जिनको सबलाइम इंस्टॉल करनी है, आप इंस्टॉल कर लेना, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और अगर आपको जिनको एटम इंस्टॉल करना है, आप एटम भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल्स बनाया, उसके सेकंड लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा। अब ब्राउज़र में क्या यूज़ कर सकते हो, ब्राउज़र में आप क्रोम यूज़ कर लेना। अगर आपको क्रोम यूज़ करनी है, क्रोम यूज़ करो, फायरफॉक्स यूज़ करनी है, फायरफॉक्स यूज़ करो। तो मोस्टली ज़्यादा लोग क्रोम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रोम जब आप यूज़ करोगे तो इसका परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। अगर मान लो कि सर्वर से आपको कोई रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको फास्ट मिलता है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है? आई होप कि मेरा ये सीएसएस थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, बाय बाय।